तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और प्यारे बच्चों, हम लोग अपना जो डिस्कशन कर रहे थे वो करंट अफेयर की सीरीज को लेकर है। तो आज हम करंट अफेयर में जो चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, वो डिटेल्ड करंट अफेयर वाला पोर्शन होगा, ठीक है ना। वहां पर हमने भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में चर्चा किया था, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को आप लोग देखिए, बहुत ही प्यारा वीडियो बना है और बहुत सारे अच्छे कंटेंट वहां पर हमने डाले हैं। और आज उसी के तहत 1-2 महीना पहले एक आपका रिसाव हुआ था, गैस का रिसाव। तो उसी गैस के रिसाव को लेकर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की बहुत उम्मीद है, तो इस पोर्शन को भी हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए आप लोग, जो है स्टाइरीन गैस रिसाव। क्या है? स्टाइरीन गैस रिसाव, इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिटेल डिस्कशन होगा इसके बारे में। जो हमारा करंट अफेयर के 2 सीरीज चलते हैं, एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें की सीरीज है जिसमें हम छोटी छोटी बातों को लेकर पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। एक होता है डिटेल्ड एनालिसिस, तो ये डिटेल्ड एनालिसिस के तौर पर है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि स्टेरिन गैस रिसाव के बारे में। आप लोग एक जो है फ्लो चार्ट बना लीजिए। पहला इसमें जो हमारा क्वेश्चन उठता है कि आखिर जो स्टेरिन गैस रिसाव है ये जो है कहां पर हुआ, ये कहां पर हुआ। तो पहला इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। और दूसरा है कि कब हुआ, ये भी बताइए हमको कि ये घटना कब हुई, इसके भी बारे में समझेंगे। तीसरा जो इस पे एस्पेक्ट होगा कि आखिर ये स्टेरीन है क्या, यानी कि स्टाइरीन है क्या, इसके भी बारे में हम लोग समझेंगे। स्टाइरीन के बारे में समझेंगे कि स्टाइरीन होता क्या है। फिर अगला जो इस पे समझने की बात आएगी कि जो स्टेरीन को समझ लेंगे तो इस जो गैस रिसाव हुआ है, तो इस गैस रिसाव के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ा है, तो इसके प्रभाव के बारे में भी समझ लेंगे कि कौन कौन से प्रभाव इस गैस से होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक जो एस्पेक्ट है वो भी समझेंगे कि कितने लोग यहाँ पर आपके क्या है मरे हैं, तो कितने लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है, तो ये लोग समझेंगे। इस पे ये भी डिस्कस कर लिया जाएगा कितने लोगों की मृत्यु हुई है। और जो अगला एस्पेक्ट होगा हमारा, जो अगला एस्पेक्ट होगा उसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर ये स्टेरिन गैस रिसाव कहाँ का, थोड़ा सा जो है तथ्यात्मक चीजों को समझेंगे। तथ्यात्मक चीजों का मतलब इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड, जो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीजों को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका आया तो यहीं से ही आपका भिड़ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहला इसके जो हम बात करते हैं कि आखिर ये स्टेरीन गैस रिसाव कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिए एक जगह है विशाखापट्टनम। कहाँ है? विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में ये हुआ था। अब एक बात समझिए कि ये विशाखापट्टनम आखिर है कहाँ, तो ये आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन यहीं पर और उठता है कि आखिर विशाखापट्टनम जो है, तो विशाखापट्टनम के किस जगह पर हुआ था, आप उसकी भी लोकेशन बताइए। तो विशाखापट्टनम में एक गांव पड़ता है, उसी गांव में ये हुआ था। तो उस गांव का क्या नाम है? उस गांव का नाम लिख लीजिए आर वेंकटपुरम। उस गांव का नाम है क्या? आर वेंकटपुरम। तो लिख लीजिए आर वेंकटपुरम। आर वेंकटपुरम ये गांव है, इसी जगह पर हुआ था। यानी कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में यह स्टेरीन गैस रिसाव हुआ था, ठीक है ना। अब बात करते हैं आखिर यह स्टेरीन गैस रिसाव जो है आपका प्यारे बच्चों कब हुआ। तो ये आपका मई महीना था, ये जो मई महीना आपका बीत गया है इसी मई महीने में हुआ था। तो कब हुआ था? 7 मई 2020 की ये घटना है। तो अभी ये नया बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। तो कब हुआ था? 7 मई 2020
20 को हुआ था, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। अब एक बात और समझिए कि जो ये स्टेरीन गैस रिसाव है, ठीक है ना, तो स्टेरीन गैस रिसाव जो कर रही है, तो यहाँ पर ये चीज और समझ लेते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हुआ मृत्यु की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 12 लोग मर गए। कितने लोग? 12 लोग मर गए और 500 से ज्यादा लोग क्या हुए, इसकी चपेट से प्रभावित हुए। तो लिख लीजिए 12 लोगों की क्या हुई थी, 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 500 से अधिक लोग, ग्रेटर देन 500 जो लोग थे वो प्रभावित हुए थे, इस गैस से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, यानी कि चपेट में आए थे। और जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, आंध्र प्रदेश की साथ जो सरकार जो ये लोग मरे हैं, इन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का क्या कर रही है, मुआवजा देने की बात की है। क्या देने की बात की है? मुआवजा देने की बात की है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें तो हम लोग समझ लिए, कहाँ है, कब है और कितने लोग यहाँ पे मरे। तो ये 3 चीजों की अगर हमने डिस्कशन कर लिया है, तो इन 3 चीजों की अब हम इसको मिटा देते हैं। अब आगे जो चीज बच गया है उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 3 चीज समाप्त हो गई। अब बात आती है कि आखिर स्टेरीन है क्या, ठीक है ना। तो स्टेरीन की अगर बात करेंगे तो पहले समझिए स्टेरीन की जो संरचना सूत्र होती है, स्टेरीन की संरचना सूत्र समझिए कि संरचना सूत्र क्या होती है। यानी कि केमिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो आपका उसका जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर पूछते हैं कभी कभी, तो हो सकता है स्टेरीन जो आपका ये गैस है, उस स्टेरीन गैस की आपकी क्या पूछ लिया जाए, संरचना सूत्र पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो लिख लीजिए जो संरचना सूत्र है वो है आपका C8H8। इसी C8H8 को क्या बोलते हैं, स्टेरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरीन बोलते हैं। और यदि ये केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो आपका ये भी समझ लीजिए जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो संरचना सूत्र में बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, या संरचना सूत्र ये हो गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला की मतलब ये है कि हमको स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो स्ट्रक्चर जब हम बना के दिखाएंगे तो ये इस तरह सा जो बेंजीन होता है ना, तो बेंजीन का जो इस तरह से ये हमारा बन गया बेंजीन। बेंजीन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने हैं, 8 कार्बन है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 कार्बन और लगाना है और 1 कार्बन और लगाना है, तो 6, 7, 8 कार्बन हो गया। और H कितने करना है, 8 करना है। तो वैसे बेंजीन में H कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर बेंजीन की बात करें C6H6, जब यहाँ से एक चीज जुड़ गया है, एक ब्रांचिंग हो गई है, तो यहाँ पर एक H हट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे H कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने H और जोड़ने हैं, 3 H और जोड़ने हैं, तभी तो 5 और 3 कितना बनेगा, 8 बनेगा। इसका मतलब 1 H यहाँ लगा देना है और 2 H यहाँ लगा देना है, ठीक है ना। अब एक बात और समझिए, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बैलेंसी होनी चाहिए। एक इधर हो गई, 2 इधर हो गई और इधर से एक और बैलेंसी बना देते हैं। तो ये आपका स्टेरीन का फार्मूला हो जाता है और इस तरह से एक ब्रांच ही होगा। अगर इसको देखें तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा है और ये एक इधर से नीचे जुड़ा है और इधर डबल बॉन्ड है। तो कार्बन के कितने बॉन्डिंग हो गई, 1, 2, 3, 4। और इस कार्बन की अगर देखें तो ये कार्बन को इस तरह से रखेंगे तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ये जुड़ गया है और इधर डबल बॉन्डिंग होकर ये, तो यहाँ भी पूरी तरह से स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट है। तो जब आपसे संरचना सूत्र पूछेगा ना, तो ये होगा आपका किसका कंपोजिशन का सूत्र, ये आपका स्ट्रक्चर बना किसका, स्टेरीन का। तो स्टेरीन का कभी स्ट्रक्चर पूछेगा तो यही स्ट्रक्चर होता है। वैसे अगर पूछेगा तो C8H8 होता है। तो अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्टेरीन का अभी तो हमने सिर्फ सूत्र समझा। अब समझिए कि जो स्टेरीन होता है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो ये बेंजीन से ही बना हुआ है। तो आप बोलेंगे कि यह एक बेंजीन का ही रूप होता है या बेंजीन से ही उत्पन्न हुआ है। तो स्टेरीन क्या है, तो हम बोलेंगे कि बेंजीन का व्युत्पन्न होता है। क्या होता है, बेंजीन का व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब प्यारे बच्चों की बेंजीन से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसे बोलेंगे कि बेंजीन का क्या होता है,
व्युत्पन्न होता है। अब मेरी ख्याल से ये बात समझ गए, व्युत्पन्न का मतलब कि जो बेंजीन से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आगे बात करें कि जो ये C8H8 है, ये होता क्या है, यह एक जहरीला ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है। तो लिख लीजिए स्टेरिन क्या है, यह एक जहरीला ज्वलनशील कैसा पदार्थ, तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। ये बात समझ में आया। तो बेंजीन का व्युत्पन्न होता है और जहरीला ज्वलनशील पदार्थ होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आखिर जो ये स्टेरीन है, यह स्टेरीन जो है कहां से बनता है। तो ये आपका कारखानों से प्यारे बच्चों बनता है। कारखानों से इसे संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और किसके रूप में इकट्ठा किया जाएगा, तरल के रूप में। किसके रूप में, तरल के रूप में। तो लिख लीजिए यह कारखानों से क्या किया जाता है, संग्रहित या इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित या इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। किसके रूप में, यहां पर लिख लीजिए तरल के रूप में, तरल के रूप में होगा। तरल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एकदम समझ लीजिए जैसे आपका पानी होता है ना, पानी लिक्विड होता है, उससे भी उसी टाइप का होता है तरल। तरल का मतलब ये लिक्विड पानी से थोड़ा गाढ़ा रूप हो जाता है, उसी को आप तरल रूप बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये तरल के रूप में होता है। जैसे आपको तरल कब बोले हम, तो जैसे मधु होता है ना, हनी, तो हनी क्या है, हनी और पानी में देखेंगे तो हनी बहुत गाढ़ा होता है और पानी एकदम गाढ़ा नहीं होता। तो जो हनी है वो तरल रूप में, ठीक है ना। तो ये आप समझिए तरल के रूप में ये होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आए कि स्टेरीन होता क्या है, इसका संरचना सूत्र क्या है, तो ये बात आप लोग समझ गए। तो स्टेरीन के बारे में अब हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं कि जो स्टेरीन का जो प्रभाव है, उस प्रभाव की बात करते हैं। तो प्रभाव की अगर प्यारे बच्चों बात करें ना, तो बहुत कम समय में, यानी कि अल्प समय में ही यह असर करना शुरू कर देता। और यह क्या असर करता है प्यारे बच्चों, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने में जो दिक्कत आती है वो परेशानी डालता है, परेशानी में। और जो आंख है, आंखों में जलन पैदा कर देती है, यानी कि आंखों में जो श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं, श्लेष्मा ग्लैंड होता है, उन श्लेष्मा ग्लैंड पर एकदम जलन, यानी कि पूरी तरह से जलने लगती है, ठीक है ना। दूसरा प्रभाव हो गया ये करता है। और तीसरा प्रभाव आपका प्यारे बच्चों तंत्रिका तंत्र जो होता है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम पर भी ये प्रभाव डालती है। तो इसका प्रभाव तीन क्षेत्रों पर, मतलब 3 चीजों पर पड़ता है और बहुत ही कम समय में यह प्रभाव डाल देता है। तो हमने पहला क्या बताया, हमने पहला बताया कि श्वसन संबंधी बीमारी उत्पन्न होती है, यानी कि श्वास लेने में दिक्कत होती है। श्वसन यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए श्वसन नहीं, श्वास लेने में क्या होता है, दिक्कत, श्वास लेने में दिक्कत पैदा करता है। दूसरा हमने क्या बताया कि जो आंखों में जलन पैदा करता है, क्या आंखों में क्या करता है, जलन पैदा करता है। आंखों में जलन पैदा करेगा तो आंखों में कौन, जो आपकी श्लेष्मा ग्रंथि होती है, श्लेष्मा ग्रंथि, यानी कि श्लेष्मा जो ग्लैंड होता है, वो श्लेष्मा जो ग्लैंड होता है, उस श्लेष्मा ग्लैंड को प्रभावित करती है। क्या करेगी, उसको प्रभावित करती है। ये बात हो गया। और तीसरी बात हमने बताया प्यारे बच्चों कि जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है, उस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तो लिख लीजिए तंत्रिका तंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। यानी कि जो आपका क्या है, नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम को क्या करती है, वो प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो ये इसके प्रभाव समझ लिए हम, और इस प्रभाव के बारे में इतना ही चीज है जो आपको समझना था, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं तथ्यात्मक ऐतिहासिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें,
तो इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझते हैं। ऐतिहासिक बैकग्राउंड को पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर हम इसी तरह से बताएंगे। 1961 का प्यारे बच्चों समय था, ठीक है ना। और 1961 में एक कंपनी स्थापित होती है, हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड। क्या नाम था? हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड, ठीक है ना। कब यह कंपनी स्थापित होती है? तो हमने बोला 1961 में यह कंपनी स्थापित होती है। कहां पे स्थापित होती है? तो विशाखापट्टनम में। कहां पे स्थापित होती है? तो विशाखापट्टनम में स्थापित होती है। अब विशाखापट्टनम में कौन स्थापित करता है? तो लिख लीजिए, हिंदुस्तान पॉलीमर स्थापित करता है। हिंदुस्तान पॉलीमर क्या करता है? स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? कंपनी को स्थापित करता है। इतनी बात समझ में आया। आगे चलकर यह कंपनी 1997 की बात करते हैं। 1997 में एक कंपनी थी, एलजी केमिकल्स। क्या नाम था उस कंपनी का? 1997 में एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था एलजी केमिकल्स। तो एलजी केमिकल्स ने ये जो कंपनी थी, इसी कंपनी को क्या कर लिया? खरीद लिया या फिर बोल दे इस कंपनी का क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। और जब अधिग्रहण कर लिया या खरीद लिया इस हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड को, तो इस कंपनी का जो नाम रखा, वो नाम रखा क्या? अपने नाम से, और इस पॉलीमर्स नाम को मिला दिया और हिंदुस्तान को हटा दिया। तो आपका जो नाम बन जाएगा, क्या नाम बन जाएगा प्यारे बच्चों? तो एलजी, जो इसका नाम बनेगा एलजी पॉलीमर्स, क्योंकि ये हट गया, ये अपना लगा दिया नाम, तो एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जो आपका स्थापित किया कंपनी, उसका नाम बनेगा एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। यह कंपनी का नाम रखा गया और वर्तमान में 2020 में यही इसका नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो यह गांव था, कौन सा गांव हमने बताया? आर वेंकटपुर जो गांव था, उस आर वेंकटपुर गांव में एक कंपनी लगाई गई थी और उस कंपनी का क्या नाम था प्यारे बच्चों? उस कंपनी का क्या नाम था? एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसी कंपनी में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इसकी जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1961 से चालू होती है और 1997 में आपका एलजी जो आपका केमिकल्स है, उसने खरीद लिया, अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम रख दिया आपका एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और यही एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है कहा? विशाखापट्टनम में। इसी कंपनी में हुआ था स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। कितनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी और बातें हैं, उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि अभी जो ये स्टायरीन होता है, स्टायरीन का उपयोग भी समझ लीजिए कि स्टायरीन का आखिर उपयोग किस लिए किया जाता है या कहां पर इसका उपयोग होता है। तो उपयोग को भी हम लोग अगर अच्छी तरह से जान जाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है ना। तो जो स्टायरीन होता है प्यारे बच्चों, इसका उपयोग आपका जो चाय वाला, एक प्लास्टिक का चाय पीते हैं ना, जिसमें प्लास्टिक का ग्लास होता है, यानी कि जो फाइबर वाला प्लास्टिक का ग्लास होता है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, तो वो फाइबर का ग्लास बनाने में इसका उपयोग होता है। और आपका पॉलीथीन बनाने में उपयोग होता है और प्लास्टिक भी बनाने में उपयोग होता है। तो प्लास्टिक कैसा? पॉलीस्टाइलिन मतलब प्लास्टिक बनाया जाता है। और क्या? आपका फाइबर वाला ग्लास बनाया जाता है, रबर भी बनाया जाता है और रबर का ही सह उत्पाद लेटेक्स होता है, वो भी बनाया जाता है। तो लिख लीजिए यहाँ पर जो इसका उपयोग होता है कहां कहां पर होता है। तो हमने बताया कि फाइबर ग्लास बनाने में इसका उपयोग होता है, ये लिख लीजिए। रबर बनाने में इसका उपयोग होता है, रबर बनाने में ये। फिर हमने बताया कि लेटेक्स बनाने में इसका उपयोग होता है,
लेटेक्स जो रबर का हिस्सा उत्पाद होता है लेटेक्स बनाने में, और फिर हमने बताया कि प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। और कौन सा प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक बनाने में। तो लिख लीजिए पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग बात समझ गए कि ये जहां पर इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। अब एक चीज और है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए अब ऐसे बता रहे हैं ना तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है, वैसे समझ में नहीं आती। जब आप पढ़ाने लगो ना तो बहुत सारी तथ्यात्मक चीजें ऑटोमेटिक निकल कर आने लगती हैं। यह जो गैस रिसाव हुआ कहां पर, विशाखापट्टनम के जो आर वेंकटपुर गांव था, वह रिसाव का कारण क्या था, कारण समझिए। कारण को समझने से पहले एक इसका फिनोमिना होता है वो समझ लीजिए। फिनोमिना क्या होता है, जो आपकी फैक्ट्री होती है ना, यानी कि जहां पर यह लगा हुआ है उद्योग, किसका, जो ये केमिकल स्टायरीन वाला गैस का जो उद्योग लगा हुआ है, इस फैक्ट्री में मान लीजिए यह फैक्ट्री है एक, यहाँ पर लगा हुआ उद्योग, तो यहाँ पर इस स्टायरीन गैस को किसके रूप में, हमने बताया स्टायरीन गैस किसके रूप में होता है, तरल के रूप में स्टोर किया जाता है। जब यह तरल के रूप में स्टोर होगा ना, तरल के रूप में स्टोर होगा, तो यह जो होगा क्या करेगा, यह कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ेगा, यानी कि यह सुरक्षित रहेगा। यानी कि यह क्या होगा, सुरक्षित रहेगा, यानी कि लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब से यह तरल से किसमें बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, किसमें, वाष्प में, यानी कि वेपर में जब बदल जाता है, यानी कि इसका जो वेपराइजेशन हो जाता है, जैसे आप पानी को लीजिए और गर्म कर दीजिए तो वाष्प के रूप में बनकर, वेपर के रूप में बनकर ऊपर उड़ता है ना, तो जैसे इस वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में बन जाएगा, तब ये क्या करने लगता है, अपना प्रभाव डालने लगता है। यानी कि प्रभाव डालने का मतलब अब ये हानि पहुंचाने लगेगा, ठीक है ना। तो एक बात समझ लीजिए कि यह तरल के रूप में कब स्टोर रहता है, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। तरल के रूप में प्यारे बच्चों, जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर है उस फैक्ट्री में जहां पर स्टोरेज हो रहा है, तो वो आपका किस रूप में बदल जाएगा, फ्लूइड के रूप में, तरल के रूप में बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर में चेंजेज होगा, यानी कि तापमान में क्या होगा, जब आपका तापमान में परिवर्तन होगा, तो तापमान में परिवर्तन होने का मतलब है प्यारे बच्चों कि इस टेम्परेचर से क्या कर दिया गया है, छेड़छाड़ किया गया है। यानी कि छेड़छाड़ करने का मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया गया और यह टेम्परेचर अब बैलेंस नहीं रहा, अब यह टेम्परेचर परिवर्तित होने लगा। और जब यह तापमान परिवर्तित हो जाएगा तो इसका स्वबहुलीकरण होने लगेगा। क्या होने लगेगा, स्वबहुलीकरण होने लगेगा। स्वबहुलीकरण को क्या बोलते हैं, ऑटोपॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, ऑटोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जब इसका स्वबहुलीकरण होने लगता है तो इसी स्वबहुलीकरण होने की प्रक्रिया में आपका क्या होने लगता है, वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है, और वाष्प जब बन जाएगा तब हमने क्या कहा कि ये हानि पहुंचाने लगेगा। तो यानी कि जो इसका ऑटोपॉलीमराइजेशन है उसमें भी तो क्या होने लगेगा, उसमें भी परिवर्तन होगा ना। तो उसमें जब परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब वाष्प बना तो हमने क्या बोला था, हानि पहुंचाएगा। जबकि ये तरल के रूप में रहता है और अगर तरल के रूप में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो उसका कारण हम क्या बताए कि इसके तापमान में परिवर्तन हुआ, यानी कि जो तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसका था उससे नीचे रखने का, उस तापमान में छेड़छाड़ हुआ और उस तापमान में चेंजेस हुआ, जिसका इसका ऑटोपॉलीमराइजेशन हुआ, जिसके कारण उसमें परिवर्तन होने से वाष्प में भी यह परिवर्तन होने लगा और इस गैस का रिसाव होने लगा। किस गैस का, स्टायरीन गैस का। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये स्वबहुलीकरण या ऑटोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो इसको भी इस तरह से समझ लीजिए। जैसे एक स्मॉल पार्टिकल होता है ना, तो स्मॉल पार्टिकल जब छोटा होता है तो उसको मोनोमर्स कहते हैं, यानी कि उसके और कोई भी पार्ट नहीं हो सकते हैं, उसके और कोई भी
टुकड़े नहीं हो सकते, तो उसे मोनोमर्स कहते हैं। तो बहुत सारे जब मोनोमर्स आकर मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। और वो कैसे जुड़ते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध के द्वारा ये आपस में आकर जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के बाद ही ये क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं, पॉलीथीन क्या है, एक तरह से पॉलीमर्स है, बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाकर उसको कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया गया है और क्या बना दिया गया है, पॉलीमर्स बना दिया गया। तो पॉलीथीन पॉलीमर्स का एक बेहतर एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, वही आपका क्या कहलाते हैं, बहुलीकरण। तो बहुलीकरण में परिवर्तन होने का मतलब ये है, जो स्टायरीन था, स्टायरीन का भी जो मोनोमर्स था वो बहुत सारे स्टायरीन के मोनोमर्स आपस में इस तरह से जुड़े हुए थे। ठीक है ना, और जुड़कर एक तरह से पूरी तरह से आपका क्या बनाए थे, एक तरह से पॉलीमर्स बनाए थे। तो अच्छा, अगर स्टायरीन के मोनोमर्स को आप देखना चाहेंगे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो वो भी देख लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक चीज बेहतर तरह से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, हम कोई चीज आपको रटवाना नहीं चाहते। ठीक है ना, देखिए हमने आपको बताया कि जो स्टायरीन का फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। और यहाँ पे हमने बोला था, इस तरह से हमने बोला था कि यहाँ पर CH होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका CH2 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस बॉन्ड को हटा लिया जाता है और इस तरह से यह जुड़ता चला जाता है। हमने कहा था कि मोनोमर्स का आपका कंपोजिशन होता है, क्या होता है, मोनोमर्स का आपका कंपोजिशन होता है। तो इस तरह से ये जुड़ता चला जाता है। ठीक ना, यहाँ से एक बॉन्ड हटा तो ये बॉन्ड यहाँ पर लगा दिए। ठीक ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ करता था ना, तो ये बॉन्ड हटकर ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर एक बॉन्ड हो गया। इसी तरह से आगे इस तरह से जुड़ता चला जाता है प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जुड़ता चला जाएगा, ये देखिए। और ऐसे ये आगे जुड़ता चला जाएगा और इधर भी ऐसे ये जुड़ता चला जाएगा और ये ब्रांचिंग भी ऐसे होती चली जाएगी, इधर भी ये ब्रांचिंग ऐसे होती चली जाएगी। तो ये किसका आपका बन गया स्ट्रक्चर, तो ये हम बोलेंगे कि ये आपका स्टायरीन का, जो आपका स्टायरीन है, स्टायरीन का पॉलीमराइजेशन हो गया है। क्या, स्टायरीन का पॉलीमराइजेशन हो गया है। तो ये चीज शायद आप लोग समझ गए हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों पॉलीथीन होता है ना, तो पॉलीथीन का भी मोनोमर्स होता है। ये किसके मोनोमर्स हैं, ये स्टायरीन का मोनोमर्स है। बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ते चले गए हैं, क्या बना दिया, पॉलीमर्स। किसका पॉलीमर्स, स्टायरीन का पॉलीमर्स। तो ऐसे ही पॉलीथीन का भी केस होता है। तो मुझे लगता है कि हमने जो ये चीज बताया आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये विशाखापट्टनम में जो गैस रिसाव हुआ, ठीक है ना, RR वेंकटपुरम गांव में, और इस फैक्ट्री में स्टायरीन का, उससे संबंधित हमने जितने भी तथ्य थे प्यारे बच्चों, सभी तथ्यों को हमने बेहतर तरह से समझ लिया है। अब चूंकि आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी सी आप लोग और जानकारी ले लीजिए। क्या है, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो CM है वो CM कौन है, जगमोहन रेड्डी है। कौन है, जगमोहन रेड्डी है। पूछा जा सकता है, अगर मान लीजिए ना आपसे ना पूछा स्टायरीन गैस रिसाव का, सीधे ही पूछ लिया आंध्र प्रदेश के CM कौन है, तो इसका मतलब है कि सुर्खियों में था आंध्र प्रदेश। क्यों था, क्योंकि वहां पे गैस, वो जो है गैस का रिसाव हुआ था। इसीलिए आपसे कोई ना कोई फॉर्म में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो इसीलिए आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आपसे जब पूछा जाएगा तो ये भी आपको जानकारी रखनी जरूरी होती है। और अगर इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल की बात करें तो कौन सी है, अमरावती है। क्या है, अमरावती है। पहले तेलंगाना कहाँ पर हुआ करता था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, अब अलग हो गया। तो हैदराबाद जो कैपिटल हुआ करती थी, पहले इसकी राजधानी हो गई, लेकिन अब हैदराबाद हट गई है, वो किसकी हो गई है, तेलंगाना की हो गई है। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हट गया था, अब इसकी राजधानी क्या बन गई प्यारे बच्चों, अमरावती बन गई। आई थिंक ये सारी जो डिटेल हम एनालिसिस किए हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग अपना कमेंट और सुझाव जरूर देना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और ये भी वीडियो आपका डिटेल में चलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि हम
छोटी बातें ही चालू करेंगे। जहां पर जैसा जरूरत होगी वो सेगमेंट को हम लाते रहेंगे निरंतर। बस आप लोगों से प्यारे बच्चों एक दरख्वास्त है, एक उम्मीद है, या जो भी कह ले कि आप लोग भारी मात्रा में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का मेरे पास कमेंट आए। और कमेंट आएगा तो मैं मोटिवेट हूंगा, और वो जो यहाँ पर अभी हम 3-4 चीजों का जो सेगमेंट लेकर चल रहे हैं, फिर एक दिन में देखेंगे आप 4-5 वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बस आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को प्रमोट करें, क्योंकि ये आपका चैनल है। यहाँ पे पूरी तरह से फ्री आपको YouTube पे इस तरह से नहीं मिलेगा, और आगे बहुत सारे कंटेंट हम लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो जो आपके एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए बेहतर साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें प्यारे बच्चों अच्छे से, और फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।